हिमालय का ये हिस्सा पहली नजर में काफी वीरान और काफी बेजान सा लगता है। चारों तरफ ये सूखे पहाड़ और बीच में फैला हुआ ये बड़ा मैदान देख के लगता ही नहीं कि यहाँ जीवन संभव भी होगा। लेकिन ये बेजान से लगने वाले वैली में बसा है एक बहुत ही सुंदर गांव। इंटरनेट पर फोटोज में पदम जितना सुंदर दिखता है उससे कई गुना ज्यादा सुंदर खुद के आंखों से दिखता है। पदम इस संस्कार वैली का मेन एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, इस वजह से यहाँ सारी जरूरी सुविधाएं मौजूद है। एक समय में पदम इस संस्कार साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। पदम की चारों तरफ ये ऊंचे पहाड़ है, जिस वजह से आप अगर बीच में मौजूद इस पिबडिंग गोम्पा के पहाड़ी पे खड़े रह के चारों तरफ देखते हो तो ये गांव बाकी दुनिया से काफी अलग थलग लगता है, जैसे पदम का बाहरी दुनिया से कुछ संपर्क ही ना हो। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पदम पहुंचने के लिए इन पहाड़ों को चीरती हुई 3 वैलीज अंदर घुसी है, जिन वैली से हम पदम में प्रवेश कर सकते हैं। इन 3 वैलीज में से जो रास्ते बने हुए हैं वो गुजरते हैं दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और वीरान पासेस से। कारगिल साइड से स्टोड रिवर की वैली में से गुजरने वाला रूट आता है पेंजिला पास से। लेह की तरफ से जंस्कार रिवर की वैली में से आने वाला रास्ता गुजरता है सिरसिरला और सिंगेला पास से। और तीसरा रास्ता गुजरता है मनाली की तरफ से सरफ रिवर के वैली में शिंकुला पास से, जहां से हम आए थे। जनरली लोग जब पदम आते हैं तो वो सबसे फेमस रूट कारगिल पदम हाईवे से आना पसंद करते हैं, क्योंकि ये रूट बाकी दोनों रूट से काफी हद तक अच्छा खासा बन चुका है। फिर यहाँ आने के बाद वापस यही रूट से रिटर्न जाते हैं। लेकिन हम चाहते थे कि ये तीनों रूट और चारों पास एक्सप्लोर करें, तो कल हम लोग निकलने वाले थे कारगिल साइड पेंजिला पास की तरफ और वहाँ कुछ जगह एक्सप्लोर करके वापस हम आने वाले थे पदम। फिर नेक्स्ट डे निकलने वाले थे सिरसिला और सिंगेला पास की तरफ, यानी लेह की तरफ। जब से हम लोगों ने दारचा छोड़ा था तब से हम लोग बिना मोबाइल नेटवर्क के जी रहे थे। लगभग 3 दिन बिना नेटवर्क के रहने के बाद पदम आके हमारा डिजिटल डिटॉक्स खत्म हुआ था। लेकिन ये बिना नेटवर्क के रहने की लत जो लगी थी ना, उससे हमें काफी सुकून मिल रहा था। तो कल रात हम जब पदम पहुंचे तो वाईफाई होते हुए भी हम लोगों ने फोन को फ्लाइट मोड पे ही रख दिया था। दरअसल कल जब हम शाम को पदम पहुंचे तो हमें ये बहुत ही सुंदर सा होम स्टे मिला था, वो भी हमारे बजट में, जहाँ हम लोगों को डिनर पर घर का खाना मिलता है। इस ट्रिप में पहली बार रेडीमेड खाना आज हमें मिलने वाला था। लोकल लोगों के साथ रह के उनके साथ खाना खाने का एक अलग ही अनुभव था। खाना एकदम सादा और सिंपल था, लेकिन हमें भूख ही इतनी लगी थी कि ये सादा और सिंपल खाना भी 5 स्टार रेस्टोरेंट से बढ़कर लग रहा था। ये दाल और सब्जी इतनी टेस्टी थी कि मैं अकेले ही ये 4 कटोरे खत्म कर देता हूँ। खाना होने के बाद इस घर में रह रहे और 2 मेहमानों के साथ हमारी मुलाकात होती है। दरअसल वो 2 लोग जो थे वो किसी सरकारी काम से यहाँ आए थे। बातों बातों में वो जो हमें पूछते हैं उसका मतलब तो हमें शुरुआत में समझ नहीं आता, लेकिन बाद में जब न्यूज़ देखते हैं तो सारा मामला क्लियर हो जाता है। पुणे से गवर्नमेंट की क्या हाल है? स्टेबल है। दरअसल वो हमें पूछ रहे थे महाराष्ट्र में उस दिन हुई राजकीय हलचल के बारे में। 3 दिन के डिजिटल डिटॉक्स का ये नतीजा था। खुद के होम टाउन में क्या चल रहा है वो भी हमें पता नहीं था। देख रहे हो आज लाइफ में कितनी लग्जरी आई है। आज की सुबह सर के ऊपर छत था, सोने के लिए गद्दा था, ठंड से बचने के लिए मुलायम सा कंबल था और सबसे बढ़िया बोले तो नहाने के लिए गर्मा गर्म पानी था। कल हम जिनके पास रुके थे ये उनका बहुत ही खूबसूरत सा घर है, ये उनका प्यारा सा कुत्ता है और ये बढ़िया सा खेत है जहाँ वो अपनी सारी सब्जियां खुद उगाते हैं। यहाँ के लोग सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ जीने में यकीन करते हैं, मतलब सब कुछ खुद का। निकलते निकलते सुबह के 8 बजे थे। आज का सफ़र थोड़ा अनिश्चित था, हमें पता ही नहीं था और ना ही हम लोगों ने प्लान किया था कि कहाँ तक जाना है। हमें बस इतना पता था कि हमें कारगिल की तरफ जाना है और दोपहर के 1 से 2 बजे तक जहाँ भी पहुँच जाए वहाँ से वापस लौटना था। जबकि आज पूरे रास्ते में खाना मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो पदम मार्केट में हम एक रेस्टोरेंट में थोड़ा भारी नाश्ता करके हम हमारी गाड़ियाँ दौड़ाते हैं कारगिल की तरफ।
कारगिल साइड लगने वाला ये पेट्रोल पंप कुछ दिन पहले ही रिनोवेट किया था, वरना कल तक यहाँ पुराने तरीके से यानी हैंडपंप से पेट्रोल बांटा जाता था। गजब की बात यह थी कि जब से हम लोगों ने किलोंग से पेट्रोल डाल के निकले थे तब से अब तक एक बार भी टैंक को रिफिल नहीं किया था। साथ में हम ये 5 लीटर के 2 जेरी कैन कैरी कर रहे थे जो अभी भी खत्म होने के इंतजार में थे। जैसे ही हम लोगों ने कदम छोड़ा, हमारा स्वागत किया इस खूबसूरत से गांव ने, सानी विलेज। आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, आपको एंड में इस गांव के बहुत ही सुंदर से ड्रोन शॉट्स देखने मिलेंगे। हम सफ़र को एंजॉय करना शुरू करते ही है कि तुंगरी गांव के बाद ये उबड़ खाबड़ वाला रास्ता शुरू हो जाता है जो कि आगे पूरा कारगिल तक ऐसा ही है। लेकिन जब आपके पास इतनी पावरफुल ऑफ रोड बाइक्स हो तो इन रास्तों की किसे परवाह। सफर शुरू ही हुआ था कि तभी पीछे कुछ गिरने की आवाज आती है। बाल बाल बच गया था ये टैंक। अगर यहाँ ये कैन गिरने से फट जाता तो हमें ये सफर शायद अधूरा छोड़ना पड़ता, क्योंकि आगे कारगिल तक दूसरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है जो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। इन गांव में लहराते हुए ये सत्तू, गेहूं और मटर के खेत इन गांव की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। रास्तों को एंजॉय करते करते बीच बीच में इन सुंदर दृश्यों के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत करने में हमें बड़ा मजा आ रहा था। कहाँ के है? मुंबई, पुणे, बम्बई, बम्बई। महाराष्ट्र। कौन सा स्टैंडर्ड में? Which standard? In class, which class? 6th, 7th. सानी, तुंगरी, फे, हैम्बलिंग, कुशोल, एब्रान, चिब्रा, अक्षु इन जैसे छोटे छोटे गांवों से गुजरते हुए हमारी पेंजिला पास की चढ़ाई शुरू होती है। जैसे हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो दूर से जो दृश्य दिखाई देता है वो मैंने मेरे लाइफ में खुद की आंखों से कभी देखा नहीं था। ये था द्रांगद्रुंग ग्लेशियर। लद्दाख में 2 सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक द्रांगद्रुंग ग्लेशियर। हिमालय के ग्लेशियर दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं, इवन आल्प्स से भी ज़्यादा बड़े। ग्लेशियर इतना बड़ा है कि दूर अंतरिक्ष से भी नजर आता है। अपने बड़े भाई सियाचिन ग्लेशियर से भी पुराना इस द्रांगद्रुंग ग्लेशियर की लंबाई है लगभग 23 किलोमीटर। ग्लेशियर को सीधी सरल भाषा में समझाओ तो ये एक पानी के स्टोरेज टैंक की तरह काम करते हैं। सर्दियों में जमी हुई ये बर्फी चादर गर्मी में पूरे साल इस संस्कार वैली के मौजूद गांवों को पानी प्रदान करती है। यह अनोखा द्रांगद्रुंग ग्लेशियर स्टोर रिवर का उगम स्थान है। ग्लेशियर को इतना लाइवली देखना हमारे लिए एक अनोखा अनुभव था, क्योंकि अब तक हम इन जैसे भौगोलिक स्थानों को तो बस डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखते आए थे। द्रांगद्रुंग ग्लेशियर से 3 से 4 किलोमीटर दूर आने के बाद हम पहुंच जाते हैं पेंजिला पास। लेकिन जैसे ही पेंजिला पहुंचते हैं तो दूर से देखने पर इन ढलानों पर झाड़ियों में हो रही हलचल हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
और जब पास जाके देखने की कोशिश करते हैं तो ये नन्हा सा जीव अपनी जान बचाकर बिलों में भाग जाता है। आखिर कौन था ये? ये है हिमालयन मैरमोट। पूरे हिमालय और तिब्बतियन पठारी क्षेत्र में पाए जाने वाला ये जीव अल्पाइन घास के मैदानों में रहता है। बहुत ही शर्मीली किस्म का हिमालयन मैरमोट विंटर में हाइबरनेशन में चले जाते हैं और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है वैसे आपको ये लद्दाखी पहाड़ों के घास वाले मैदानों में दिखना शुरू होते हैं। हिमालयन मैरमोट लद्दाख के इन पहाड़ी इलाकों में लगभग 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाए गए हैं। इन्हें पास से देखने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए, क्योंकि जैसे ही उनको आपकी भनक लग जाती है ये तुरंत अपने बिलों में भाग जाते हैं। हालांकि इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस में आप देखेंगे कि टूरिस्ट लोग इन्हें चिप्स, बिस्किट जैसे प्रोसेस फूड देते हैं जो इनके लिए हानिकारक है। क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार आप अगर हाइबरनेटिक जानवरों को इंसानी प्रोसेस फूड देते हैं तो उनके शरीर में जो फैट्स तैयार होते हैं वो उन्हें विंटर सीजन में पर्याप्त मात्रा में ठंड से बचाव नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इन जानवरों की मौत हो जाती है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर आप भी यहाँ आओगे तो ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना जिस वजह से इन जानवरों के प्राकृतिक आवास को नुकसान हो। हम जहाँ थे वो था पेंजिला पास, जिसे गेटवे ऑफ संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि लेह श्रीनगर हाईवे से आने वाले लोग इसी पास के जरिए संस्कार वैली में प्रवेश करते हैं। लद्दाख के मोस्ट ऑफ द पासेस की तरह पेंजिला पास भी समर में साल के 5 महीने खुला रहता है और फिर विंटर में भारी बर्फबारी के कारण वापस 5 से 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। पेंजिला पास क्रॉस करने के बाद 10 से 12 किलोमीटर बाद हम पहुंच गए एक बड़े से मैदानी इलाके में। सुरु रिवर के इस लंबे और चौड़े मैदानी इलाके में दूर से ही एक नदी के बीचों बीच एक छोटी पहाड़ी नजर आती है और इस पहाड़ी के ऊपर बसा है तो संस्कार में आप अगर हमारे तरफ पहली बार आए हो तो रंगदू मोनेस्ट्री देखना तो बनता ही है, क्योंकि ये मोनेस्ट्री तिब्बत और लद्दाख के कल्चर में पूरी तरह से डूबी हुई है। मैं हमेशा मोनेस्ट्री जाने के ख्याल से एक्साइटेड रहता हूँ। आप जैसे ही मोनेस्ट्री के अंदर कदम रखते हैं आप में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। हम अचानक खुद को इस भौतिक दुनिया से अलग करके खुद के अंदर झांकने लगते हैं। फिर एहसास होता है उस इमोशंस का जिसमें आपको अपना अलग रूप दिखने लगता है। काफ़ी पॉजिटिव फील होता है ऐसी जगह। इट्स वेरी इंटरनल। ये फील करने के लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। शिव जी से ज्यादा क्योंकि हाँ जैसे 3 जो है वो
मरो होता आता है, क्या पता, माँ काला आता है ना, माँ काला का वो रूप ये हिंदू जो माँ काला वो 6 हाथ वाला है। हाँ, ये सफेद वाला है, वो काला सफेद है तो माँ काली है, माँ काली है, माँ काला है, वो माँ काला 4 हाथ वाला है, वो 4 हाथ वाला आता है, सफेद वाला आता है, 6 हाथ वाला आता है, वो माँ काला को भी 4-5 रूप लेना आता है। तो एक प्रकार मतलब शिव जी का ही रूप दिखाया है। शिव जी जैसा है। हाँ, हाँ, जैसे कि त्रिशूल दिखाया है, त्रिशूल है। हाँ, और जैसे वहाँ पे नाग है गले में, हाँ, 3 नाग हम बहुत चाहते थे कि ये सफर कभी एंड ना हो, लेकिन जब घड़ी में देखते हैं तो दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बजने आए थे। मतलब हमें पदम से यहाँ पहुँचने में 6 घंटे लगे थे, तो वापसी में भी उतना समय का अंदाजा लेके हमें यहीं से रिटर्न पदम की ओर निकलना था। इन पथरीली रास्तों पर बाइक चलकर अब शरीर जवाब देने लगा था, तो हमें जरूरत थी एक शांत सी जगह ढूंढकर वहां थोड़ा रिलैक्स टाइम स्पेंड करने की। आपको याद है जब हम सुबह पदम से निकले थे तो शुरुआत में ये सानी गांव दिखा था। बस वही गांव नजरों के सामने आता है जब रिलैक्स टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं। गाड़ी जाती है क्या? गाड़ी रास्ते पे। ये जगह रियल वर्ल्ड की लगती ही नहीं। मतलब ये डीप ब्लू स्काई, उनके नीचे ये पहाड़, उन पे ढलते सूरज की हल्की सी रोशनी, नीचे ग्रीन लैंडस्केप और उस पे ये शैलो वाटर लेक, सब कुछ फोटोशॉप जैसा लगता है। सानी विलेज का ये सनसेट मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट सनसेट था।